गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाओं की हम बात कर रहे थे, और जिसमें हमने किसकी बात की थी? प्री नाइटल स्टेज यानी प्रसव पूर्ण अवस्था की, जन्म से पहले के 9 महीने की, जब बच्चा गर्भ में होता है, कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम कहते हैं, इन्फेंसी की अब हम बात करेंगे। कॉन्सेप्शन हमारा हो चुका है, उससे पहले हमने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं इसके डेवलपमेंट के, उनको समझा है। अभी हम एक एक करके स्टेजेस समझेंगे। कोशिश ये है कि क्लास को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि एक तरह की चीजें आपके दिमाग में एक दिन में चली जाएं और आप उनको कंसोलिडेट करके अगले दिन रिवाइज करके आए, है ना? दैट इज इंपॉर्टेंट। कई दिन बाद आज क्लास हो रही है, बीच में वीकेंड था, फिर एक दो छुट्टी मुझे लेनी पड़ी, तो अब आज से हम करेंगे कंटिन्यू। इवन जो पूरा ध्यान है वो आप ही लोगों के ऊपर रहेगा, जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं एसोसिएटेड थी, आई एम लीविंग दैट। तो स्टार्ट करते हैं। प्ले नहीं हो रहा है? अरे बिल्कुल प्ले होगा, क्यों नहीं होगा? देखो एक बार चेक करो, आओ एक बार। ब्लर है वीडियो, अभी क्वालिटी आपको इंक्रीज करने की जरूरत है, ब्लर नहीं होगा। नोट्स की रही बात, नोट्स को लेकर कई लोग परेशान रहते हैं। थोड़ी सी आदत खुद बनाने की डालो नोट्स, बाकी नोट्स मिल जाएंगे, कुछ तो ट्रांसलेशन में है। एक चैप्टर का मैं एक बार, एक्चुअली होता क्या है, वो फाइनल प्रूफ रीडिंग करनी होती है जब हो जाती है चीजें तैयार, तो मैं एक बार वो देख के जितनी पीडीएफ मैंने अभी तक डिस्कस की है वो डलवा देती हूँ। इतने जो प्रॉपर वाले नोट्स हैं, जो थोड़े से अलग फॉर्म में हैं, उसके लिए एक दो दिन में, अगले हफ्ते तक कर देंगे उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलिए फिर, तबियत अब ठीक है, एकदम सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें आज का सेशन। नहीं, क्लास तो डेली होगी, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू कोयल। नहीं, सीटेट में हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता। अब तक की चीजें आपने रिवाइज की होंगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। सहाना, शिखा मुश्किल से लग रहे हैं तो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो ना, तभी तो। क्योंकि इस बैच का मतलब ये है कि आप नॉर्मल चीजें जब समझ चुके हो तब इसको शुरू करें। उससे क्या होगा भाई? रिवाइज करना पड़ेगा ना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तब जाके नई चीजें समझ में आएंगी। कभी ना कभी तो नया पढ़ना पड़ेगा ना। 5 दिन आपको बात मिस किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कभी ना कभी तो नया पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली एक तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, एक दिन तो उसके चक्कर में ऑफ था, एक दिन मैं थोड़ी सी तबियत अच्छा नहीं फील कर रही थी, तो 2 दिन की छुट्टी आपकी लग गई। खैर, कमेंट बिल्कुल शो हो रहे हैं, तबियत एकदम ठीक है। क्वेश्चन करवाइए। अभी थोड़ा ये चैप्टर तो कंप्लीट होने दो, क्योंकि बीच में क्वेश्चन कराने का पॉइंट मुझे समझ आ नहीं रहा। नहीं तो मेरा पूरा प्लान था, क्वेश्चन आपके बिल्कुल रेडी हैं, शीट्स। बस मैं ये चाह रही हूँ पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए, बड़ा चैप्टर है। जितनी जल्दी हम इसको कंप्लीट करते आए हैं उसका ही डबल टाइम हम इस बैच में ले रहे हैं, क्योंकि इसको बड़े तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू गुरप्रीत। चलिए, नहीं टाइमिंग तो देखो यही रखेंगे, कभी रेयर केस में चेंज करना पड़ जाए तो बात अलग है, कभी एक आध दिन। देखो, इन्फेंसी पीरियड की आज के सेशन में हम बात करेंगे। सेशन को उतना ही रखेंगे जितना आप एक दिन में दिमाग में रख पाए, ठीक? इन्फेंसी का मतलब है शैशवावस्था। जनरली हम इसको जोड़ते हैं जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। 0 to 2 लिख लीजिए बेशक, क्योंकि ईयर्स की बात हो रही है तो 0 लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक 365 दिन नहीं होंगे तब तक हम एक साल नहीं कह पाएंगे, है ना? तब तक हम एक साल नहीं कह पाएंगे, तो इसको कहेंगे 0 to 2 ईयर्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको बर्थ टू 2 ईयर्स। एक और चीज हम याद रखेंगे, एक और चीज अगर हम याद रखें तो हम याद रख सकते हैं क्या? क्लास तो चल रही है यहाँ से। एक और चीज अगर हमें याद रखनी हो तो हम रख सकते हैं बर्थ टू 2 ईयर्स। देखो कई जगह पे कई लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है इसकी। कई जगह पे आपको ये 3 तक भी मिल सकता है ना? कई जगह पर ये 2 तक ही मिलेगा। तो जनरली हम इसको जन्म से 2 वर्ष तक याद रखते हैं, ठीक? जन्म से 2 वर्ष तक हम जनरली याद रखते हैं इसको। इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, ठीक है? ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ये बात? होपफुली ये बात क्लियर होगी। चलिए, मिल जाएंगे नेक्स्ट वीक तक, नोट्स मिल जाएंगे इन क्लासेस के, टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़े। देखिए, इस अवस्था के बच्चे को नवजात शिशु यानी नियोनेट कहा जाता है। भाई जब बच्चा नया नया पैदा होता है, एक्चुअली जन्म के 14 दिन तक भी, इवन इसी अवस्था की सारी चीजें। इस अवस्था में कुछ चीजें होंगी जो 14 दिन तक की होंगी, इस अवस्था में कुछ चीजें होंगी जो 6 महीने तक की होंगी, इस अवस्था में कुछ चीजें होंगी जो 8 महीने तक की होंगी, कोई 1 साल तक की होगी, ठीक है बात? तो इस अवस्था के बच्चे को नवजात शिशु यानी नियोनेट कहा जाता है। क्या कहेंगे? नियोनेट। नियोनेट मतलब नवजात शिशु। बच्चा क्या है? बिल्कुल नया नया जन्म हुआ है उसका, और इसीलिए हम उसको नवजात कह रहे हैं। इस अवस्था में नवीन वातावरण में समायोजन की अवस्था है। ये जो अवस्था है वो एनवायरमेंट में रेडिकल एडजस्टमेंट, मतलब बहुत तेजी से। भाई वो माता के गर्भ में था आपसे पहले 9 महीने तक, अब जैसे ही उसका जन्म हुआ तो एनवायरमेंट जो उसके आसपास है, सेल्फ नोट्स बनाओ आराम से, बाकी सब सही है। अगर हम बात करें तो जो एनवायरमेंट है, बाकी बातों से ध्यान हटा करके यहाँ पढ़ाई पे लगा लो प्लीज। देखो, अगर हम बात करें, वेरी गुड सिमरजीत, अगर हम बात करें तो यह अवस्था नवीन वातावरण में क्या है? सामंजस्य बिठाने की या तेजी से एडजस्टमेंट की, रेडिकल कहेंगे, रेडिकल एडजस्टमेंट। क्योंकि बच्चा अब तक मां के गर्भ में था, अब बाहर का एनवायरमेंट बिल्कुल ही अलग है। यहाँ लोग भी है, वहां तो कोई बंदा नहीं था। भाई घर में थोड़ी ना आता था कोई, अरे बच्चे कितने प्यारे हो तुम, है ना? तो वो कॉन्सेप्शन के टाइम पे बिल्कुल अलग एनवायरमेंट में था। अभी बाहर का एनवायरमेंट बिल्कुल अलग है, बाहर के एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का, लोगों का, खाने का, हर चीज का उस पर फर्क पड़ेगा, और ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब वो ज्यादा सेंसिटिव है, वो ज्यादा नाजुक हालत में है, तो बाहर की दुनिया से क्या करेगा? वो एडजस्टमेंट बिठाएगा। अब वो बाहर की दुनिया से एडजस्टमेंट बिठाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, यानी रेडिकल एडजस्टमेंट या सामंजस्य बहुत तेजी से होता है। क्योंकि इसी स्टेज में अब वो दूध भी पीना सीख रहा है, बाहर का गर्म दूध भी पी रहा है। अब तक माता जो खाती थी वो खा लेता था, लेकिन अब क्या है? अब उसको प्रॉपर उसके जैसा ध्यान रखने की जरूरत है। 6 महीने तक, 3 महीने तक आप उसको पानी से काम चला रहे हैं बेसिकली, सॉरी सिर्फ पानी भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मां के दूध पे चल रहा है वो। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बहुत ही तेजी से यहाँ एडजस्टमेंट का समय है। 3 बजे से क्लास होती है आपकी, जिनको नहीं पता, दिन में, ठीक है? और 3:10 तक ही शुरू होती है। क्लियर बात? सबके कमेंट्स पूजा नहीं लिए जा सकते, कमेंट से ज्यादा ध्यान चैप्टर्स पे रखिए, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना? जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कमेंट ले लूं, कई हजार लोग हम लोग हैं यहाँ पे। जन्म के समय औसत शिशु 7 से 8 पौंड, जो एक एवरेज बच्चा है उसकी जो वेट है वो कितना है? 7 से 8 पौंड। 7 to 8 पौंड का मतलब है लगभग 3.175 किलोग्राम।
यानी लगभग 3 किलो के आसपास। आप में से कई लोग होंगे जो 3 किलो के पैदा हुए होंगे, मैं भी इसी के आसपास आई थिंक 3 साढ़े 3 के बीच। आपको बताया होगा घर वालों ने, है ना, कि भाई इतने के पैदा हुए। तो कई बच्चे होते हैं बड़े कमजोर होते हैं, कई बच्चे होते हैं वो एकदम ताकतवर पैदा होते हैं। तो औसत जो बच्चा है उसका जो वजन है वो कितना, 7 से 8 पाउंड या फिर 7 से 8 पाउंड यानी 3 किलोग्राम के आसपास। लंबाई की यदि बात करें तो 19 से 20 इंच, 19 से 20 इंच यानी 19 टू 20 इंचेस। ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द, कोई दुख हो तो बताओ, बताओ फटाफट से। क्लियर हो गई बात? इसी के आसपास देखो, कुछ कुछ जो सोर्सेज होते हैं ये एग्जैक्ट नहीं होती चीजें। कई बार 0.5 आपको पीछे जाना पड़ सकता है, कई बार 0.5 आपको आगे जाना पड़ सकता है। इसको रट के मत बैठा करो। ऐसा हो सकता है 6 पॉइंट भी लिखा हो कुछ बुक्स में या कुछ रिसोर्सेज में, ऐसा हो सकता है कहीं में 9 तक भी गया हो, ऐसा हो सकता है 19 से 20 है, किसी में 17 से 19 बताया हो। तो उस एक पॉइंट से फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि जो मैंने पढ़ा था उसके बीच का आंसर कौन सा सही बैठ रहा है। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी। अगर आप रटेंगे तो प्रॉब्लम है फिर। यार वीडियो तो एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां से एक बार आप ठीक से प्ले करके देखो, आप ठीक से प्ले करके देखो, यहां से तो चीजें क्लियर है, एकदम क्लियर है, पूरे तरीके से क्लियर है। और बताओ, ठीक है ये बात? कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बताओ। अभी तो रीड प्लस बी का बैच आई थिंक नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है, चलें आगे, आगे चले या नहीं? कोई कह रहा है मैं तो 5 पाउंड की थी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और अगर थोड़ी डिटेलिंग में जाएं, और अगर थोड़ी डिटेलिंग में जाएं तो हम नेक्स्ट पॉइंट्स हैं कुछ। नवजात शिशु का सिर संपूर्ण लंबाई का 1/4 होता है। ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। देखो आजकल ये वाले क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में तो नहीं जनरली पूछे जाते, बट हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि डिटेल्ड बैच है। और अगर एक नंबर भी कहीं से आ रहा होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ट्रिप अच्छा था एकदम, है ना। नवजात शिशु का जो सिर है वो संपूर्ण लंबाई का 1/4 होता है, यानी 1/4 का मतलब है 25% ऑफ द बॉडी। मतलब सर बड़ा होता है छोटे बच्चे का, बिल्कुल नियोनेट जो है, जो नवजात शिशु है, उसका सर कंपैरेटिवली बड़ा है, उसकी पूरी बॉडी का चौथे हिस्से के बराबर है, एक 1/4 के बराबर है, यानी सर बड़ा है। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब हम एक वयस्क बनते हैं तो हमारा सर हो जाता है 1/7, यानी अब सर छोटा हो गया। सर छोटा नहीं हुआ एक्चुअली, बॉडी बड़ी हो गई, ये कह सकते हैं। ठीक है बात? तो हम कह सकते हैं कि जब नवजात शिशु है, जब छोटा बच्चा है, तो संपूर्ण शरीर का 1/7 है सर का जो भार है ना, 1/7 है। और अगर हम बात करें किसकी, नवजात शिशु की, नियोनेट की, तब ये 1/4 होगा। जबकि जो अडल्ट है, जो वयस्क है, उसके सर का अगर हम आकार या क्या देखें, एक औसत एक रेशो देखें पूरे शरीर के एस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं 1/7 होगा। ठीक, ये बात याद रखेंगे या नहीं रख पाएंगे बताइए? अब वो तो वेट तो सबका वेरी करता रहता है ना, वेट तो वेरी करेगा, इसीलिए तो 1/7 लिखा है कि आपकी बॉडी जरूरी नहीं है कि सबकी हाइट 6 फीट हो सकता है किसी की 5 फीट है तो उसका 1/7 होगा, किसी की 6 फीट है तो उसका 1/7 होगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट सेम हाइट या सेम वेट कहीं नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत अंतर जरूर पाया जाता है। ठीक है बात? तो इतनी बात क्लियर हुई सबको कि एक तो ये बहुत तेजी से एडजस्टमेंट की अवस्था है, बच्चा बहुत सेंसिटिव है इस पीरियड में, जरा सी कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये वो अवस्था है जहां बच्चे का जन्म हुआ है, वो नियोनेट यानी नवजात है, उसका जो वेट है वो 7-8 पाउंड के करीब है, यानी कह सकते हैं 3 किलोग्राम एक एवरेज औसत बच्चे का वेट होगा। हाइट वही 18 से 19, 18 से 20 इंच के बीच में। ठीक, ये एक बेसिक बात है। शिशु अपने संपूर्ण समय का भाग, जो लगभग ज्यादातर समय है, आप देखते हैं 80% ऑफ टाइम वो सोने में और उगने में गुजार रहा है। उगने मतलब हाँ हाँ ऐसे नहीं करते रहते आप, जैसे छोटे बच्चे या तो सोते मिलेंगे आपको, या हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ हाँ मतलब हंसना नहीं है, ऐसे जबाइयां नहीं लेते हैं, वो यॉर्निंग कह लीजिए आप उसको। सोने व उगने में यानी स्लीपिंग एंड यॉर्निंग कह सकते हो आप। ठीक, सब मेंटेन हो जाएगा श्रीधर, इस बात की टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, शिशु अपने संपूर्ण समय का लगभग 80% सोने व उगने में निकालता है। किसमें? हाँ, वेरी गुड विकास। सोने व उगने में निकालता है लगभग 80% ऑफ टाइम। 80% जो समय है उसका वो सोने में, स्लीपिंग। और जितना ज्यादा वो सोएगा उतना वो ग्रो करता है। आप देखते हैं इवन छोटे कुत्ते के बच्चों को भी सोने ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिकली कि 80% टाइम उसका सोने में या जबाइया लेने में या यॉर्निंग में निकल जाता है। वयस्क को इंग्लिश में अडल्ट बोलते हैं, वयस्क को इंग्लिश में अडल्ट बोलते हैं। ये मैं पढ़ के भी तो बता रही हूँ ना। यहाँ मुझे लगता है कई बार मेरा मन करता है कुछ ना लिखूं और सिर्फ खाली पढ़ाऊं ब्लैक उस पे, जैसे मैं पढ़ाया करती थी पहले, सिर्फ हाथों से ही पढ़ाऊं। लेकिन इसका फायदा ये दिमाग में चीजें थोड़ी रुकती हैं और हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जा रहे हैं तो वो पॉइंट बाय पॉइंट चीजें चलती हैं दिमाग में। ठीक है प्रियंका, वेरी गुड। हाँ, सोते टाइम ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, एग्जैक्टली। ठीक, बिल्कुल हो जाएगा मंजू। कोई कह रहे हैं आपकी वजह से सीटेट क्लियर हुआ, प्रियंका बहुत बढ़िया। आगे के एग्जाम में क्लियर करके दिखाना, तभी जिन लोगों का इस बैच से सिलेक्शन होगा ना, मीटअप रखेंगे उनके लिए। ठीक है, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा कुछ करते हैं इससे रिलेटेड, जैसे भी होगा या सबका रखना होगा तो बताएंगे, क्योंकि सबका तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं इस अवस्था में। शिशु चूसना यानी सकिंग, वही दूध जो पी रहा है वो चूस करके पिएगा। निगलना, स्वेलो करना, श्वसन यानी क्या कहोगे, रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ बेहतर हो जाएगा, वो नोट्स मैच कर जाएंगे, एक हफ्ते में पुराने सारे दे देंगे, फिर आगे से डेली का डेली चल जाएगा। ठीक, ब्रीदिंग, नोट्स खुद बनाओगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ब्रीदिंग एक्सेट्रा एक्टिविटीज करने लगता है, यानी ये जो स्टेज है, ये जो एज है, इसमें वो सकिंग होता है। क्या सकिंग? बेसिकली चूसना, चाहे वो दूध पिए, चाहे वो बॉटल से पिए या माता उसको दुग्धपान कराएं, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग कह सकते हैं। तो निगलना हुआ, चूसना हुआ, स्वेलो करना, कोई भी चीज देखते हैं कई बार तो ऐसी चीजें स्वेलो कर लेते हैं, ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो निकलनी भी नहीं होती क्योंकि उनको वो चीज ही आती है, या ब्रीदिंग वगैरह उनकी, ये सारी एक्टिविटीज वो कर पाते हैं। समझ पा रहे हो बात को? बात क्लियर हुई कि नहीं ये बताओ? एग्जैक्टली हेल्प करेंगे ये क्लासेस आपको जिस भी एग्जाम की आप बात कर रहे हैं। मतलब बैच लेने के बाद याद आता है या
इसकी तो बात करो ही मत कि कहां कहां हेल्प करेंगी। इतना डिटेल्ड बैच है, तभी बनाया गया डिटेल के लगभग सब जगह आपको हेल्प कर जाएगा। देखो एक बार केवीएस देखो कब तक आता है, लेट्स सी। पीरियड ऑफ पर्चुनेट, पर्चुनेट काल भी इसको कह देते हैं कई लोग, है ना। पर्चुनेट पीरियड, पर्चुनेट पीरियड क्या है? दो पीरियड है अब यहाँ, एक है पर्चुनेट पीरियड, दूसरा है नियोनेट पीरियड। नियोनेट यानी नवजात काल, और पर्चुनेट को पर्चुनेट काल भी कहा जाता है। पर्चुनेट काल क्या है? फ्रॉम बर्थ टू कटिंग एंड टाइम ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब गर्भनाल जिसको हम कहते हैं, उसको काट के अलग करने से लेकर के बच्चे को, बच्चे का जन्म हुआ, माता के साथ वो जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू यानी गर्भनाल के थ्रू, उसको काट करके बच्चे को अलग करने तक का जो पीरियड है जन्म के बाद, उसको पर्चुनेट पीरियड या पर्चुनेट काल कह रहे हैं। जन्म से जब तक उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के अलग नहीं किया गया तब तक वो पर्चुनेट कहलाएगा। दूसरी जो अवस्था है इसमें वो है नियोनेट की। नियोनेट का मतलब है नवजात। नवजात, नवजात का मतलब है फ्रॉम कटिंग एंड टाइम ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड टू द एंड ऑफ सेकंड वीक, 14-15 दिन तक, यही मैं आपको बता रही थी, 14 to 15 डेज वो एक नवजात शिशु कहलाएगा। 1 घंटे से 14-15 दिन तक, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर हम मान लेंगे कि भाई जो उसकी गर्भनाल है वो काट करके माता से अलग कर दिया गया होगा। वो जो जन्म के जस्ट बाद वाला समय है दैट इज पर्चुनेट, और जैसे ही आप गर्भनाल काट करके अलग कर देते हैं बच्चे को, उसके 2 हफ्ते तक वो कहलाता है नियोनेट यानी नवजात शिशु। समझ पा रहे हो बात को? इतनी बात मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गई होगी। क्लियर है कि नहीं है ये बता दो, फटाफट से बताओ कि क्लियर है कि नहीं है। 29 आए हैं, बहुत बढ़िया। हेल्प करना, नाम सुनना चाहिए आपके लिए ऐप ज्वाइन किया, मासूम कह देंगे, मौसम नाम है आपका, मासूम नाम है, नाइस नेम यार। कोशिश रहती है और यही एक कोशिश है कि यहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं, नहीं तो इसका जस्ट एक मतलब बेहतर और एक अच्छा ऑफर आई वॉज गेटिंग बट आई जस्ट लेफ्ट इट। क्यों? क्योंकि इस चीज़ में मजा है कि आप एक छोटे से कोर्स, कितना 800 कोर्स में आप जुड़े हुए हैं अगले 4-5 महीने, 4 महीने तो एटलीस्ट, मतलब इससे ज़्यादा और क्या अफोर्डेबल बना सकते हो आप एजुकेशन को। ये टेक्नोलॉजी का खर्च ही निकलता है इतने में। खैर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई। पर्चुनेट यानी, पर्चुनेट काल का मतलब क्या है? जब तक गर्भनाल को काट करके अलग नहीं किया गया तब तक पर्चुनेट काल। जैसे ही गर्भनाल को काट के अलग कर दिया गया और बच्चे के गर्भनाल को काट के अलग करके यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से अलग करने के लिए उसके 15 दिन तक, अम्बिलिकल कॉर्ड को अलग करने के 15 दिन तक बच्चा कहलाएगा नियोनेट। प्रतिभा कमेंट दिख रहा है भाई बिल्कुल आपका, 123 आए हैं, बहुत बढ़िया चेतना, ग्रेट। फिर से एक्सप्लेन करें, देखो पर्चुनेट पीरियड इज समथिंग, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बच्चा जुड़ा होता है गर्भनाल से माता की, तो जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड को जन्म के बाद जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके बच्चे को माता से अलग किया जाता है वो कहलाता है पर्चुनेट पीरियड। जैसे ही वो अम्बिलिकल कॉर्ड को, गर्भनाल को कट कर दिया गया और माता से अलग हो गया, उसके बाद अगले 15 दिन तक बच्चा कहलाएगा नियोनेट यानी नवजात। ये बात क्लियर है? बिल्कुल कमेंट जा रहे हैं आपके, ये बात क्लियर है बिल्कुल या नहीं है? ये बताओ। बहुत बढ़िया सुमित, 123 आए हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो नवजात शिशु कह लीजिए या जो शैशवावस्था का बच्चा है, इन्फेंट है, जन्म से 2 वर्ष तक, वो 2 तरह की क्रियाएं करता है। वो 2 तरह की क्रियाएं करेगा, और वो 2 तरह की क्रियाएं कौन सी होगी? हाँ, 15 डेज तक नियोनेट कहेंगे, फिर उसके बाद बेबीहुड शुरू हो जाता है बच्चे का, फिर वो 2 साल तक बेबीहुड, जिसको हम इन्फेंसी में काउंट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया अंकित। देखिए देखिए एक बार, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक, अगर हम बात करें तो 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो जनरल एक्टिविटी करता है बच्चा, दूसरी करता है स्पेसिफिक एक्टिविटीज। बताइए प्रिया क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी बात है, जिनके जितने ज्यादा नंबर आए हैं, बहुत खुशी की बात है, आप लोग नंबर बता रहे हैं, बट अब आगे फोकस करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है आगे भी नंबर लाओ और हम लोग कहाँ मिले? मीटअप में मिले। इस बैच का मीटअप पर्टिकुलरली करेंगे जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है? आप टीम को बताएंगे यहाँ पर करियर में, बाकी देखेंगे अगर कोई भी मीटअप किसी भी तरह का रखना होगा तो डिस्कशन करेंगे उसमें, ठीक? फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें। मदर ऑफ 8 मंथ बेबी, बहुत बढ़िया ज्योति जी। देखिए दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं बच्चे की, इन्फेंट की, शैशवावस्था के बच्चे की। एक तो होती है जनरल एक्टिविटीज यानी सामान्य क्रियाएं, और दूसरी होती हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी विशिष्ट क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं कौन सी हैं? सामान्य क्रियाएं कौन सी हैं? सामान्य क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसमें बच्चे का पूरी शरीर, पूरी बॉडी, रो भी रहा है तो पूरी बॉडी, कहीं भी टच कर दिया पूरी बॉडी से रिएक्शन करेगा, जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड जनरल एक्टिविटीज। कविता पढ़ना शुरू कर दीजिए यहीं से, ये एनसीईआरटी का सहारा लीजिए अगर साइंस की आप बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया रूपाली। फिर है स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी विशिष्ट क्रियाएं। स्पेसिफिक एक्टिविटीज क्या है? स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी विशिष्ट क्रियाएं वो हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से संबंधित हैं बॉडी के, या फिर मैं कहूं किसी एक स्टिमुलस, एक उद्दीपक, बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहरी उद्दीपक, कोई आपको आके टच करे या बाहर से कोई प्रतिक्रिया मिले, तब बच्चा कुछ क्या करे? बहुत बढ़िया शिल्पा, क्या करे बच्चा? रिस्पॉन्स दे। वो है स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जनरल एक्टिविटीज जो पूरी बॉडी से वो एक्टिविटीज करे। अब इनको और थोड़ा सा बांट के समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल एक्टिविटी की, अगर बात करूं मैं जनरल एक्टिविटी की, तो हम कह सकते हैं सामान्य क्रियाएं। जनरल एक्टिविटीज मतलब सामान्य क्रियाएं। जनरल एक्टिविटीज मतलब सामान्य क्रियाएं। These activities are related with the whole body of a child. यही बात मैंने आपको बताई। ऑनलाइन मीटअप भी प्लान कर लो। हाँ चलो कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं, ऑनलाइन तो कर सकते हैं। जनरल एक्टिविटीज यानी सामान्य क्रियाएं। These activities are related with the whole body of a child. यानी ये जो सामान्य क्रियाएं हैं उसमें बच्चे की पूरा शरीर इन्वॉल्व है। ये शिशु की वे क्रियाएं होती हैं जिनमें उनका संपूर्ण शरीर संबंधित रहता है। कंप्लीट होल बॉडी। होल बॉडी कैसे? आपने उसको टच किया, वो पूरी बॉडी से रिएक्शन करेगा। आप वो रोएगा भी तो पूरी बॉडी से रोएगा, हाथ भी रो रहे हैं, पैर भी रो रहे हैं, पूरा ऐसे ऐसे करके हर चीज पूरी बॉडी का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। दैट इज क्या कहेंगे? जनरल एक्टिविटीज, सामान्य क्रियाएं। पूछिए विवेक, यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है आशु,
कमेंट किसी के नहीं लूंगी अब कल से पढ़ाते हुए, जो काम का होगा सिर्फ उसी का लूंगी, नहीं तो फिर टॉपिक से भटकते हैं। जनरल एक्टिविटीज यानी सामान्य क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिसमें पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, चाहे बच्चा रोए चाहे उसको आप टच कर रहे हैं, वो पूरे शरीर से प्रतिक्रिया देगा, यानी वो सामान्य गतिविधियां या सामान्य क्रियाएं जनरल एक्टिविटीज हैं। दूसरा प्रकार जो है एक्टिविटीज का वो है स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी विशिष्ट क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? विशिष्ट क्रियाएं। अब विशिष्ट क्रियाएं वो हैं जो बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड हैं या फिर बाहर से कोई एक स्टिमुलाई आया है, बाहर से कोई उद्दीपक आया है उससे संबंधित हैं। दीज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी बाहरी उद्दीपक, या हम कहें बाह्य उद्दीपक, बाह्य उद्दीपक, ठीक है बात, आर कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिविटीज। इनको हम विशिष्ट क्रियाएं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाह्य उद्दीपक से एक्सटर्नल स्टिमुलाई से रिलेटेड है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? किसी ने बच्चे के पैर को टच किया और पैर एकदम उसने एक्टिविटी की, ठीक, किसी ने बच्चे के गाल को टच किया, उसने ऐसे ऐसे किया, क्या है ये? स्पेसिफिक एक्टिविटी है। किसी बॉडी पार्ट को टच किया या किसी एक बॉडी पार्ट ने, किसी एक विशिष्ट, किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट ने, शरीर के हिस्से ने प्रतिक्रिया दी, पूरी बॉडी ने नहीं, किसी एक पार्ट ने, आंखों के पलकों के झपकने, या वो देख रहा है आंखें चौड़ी करके देख रहा है, क्या है ये? स्पेसिफिक एक्टिविटी है। इनको अगर हम एक एक करके समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, कुछ 3 4 5 एक्टिविटीज हैं। एक होती है आंख की पुतली से संबंधित यानी आई बॉल्स से, एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी आई बॉल्स यानी आंखों की पुतली से संबंधित। आंखों की पुतली से संबंधित कैसे? बच्चे को आप अंधेरे से धूप में लेके जा रहे हो या धूप से उजाले में लेकर, मतलब उजाले में लेकर के जा रहे हो, यानी सनलाइट में लेके जा रहे हो, कहां से? बिल्कुल डार्क से, अंधेरे से धूप में लेकर के जा रहे हो या धूप से अंधेरे में लेके जा रहे हो। उसकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो एकदम, अगर वो अंधेरे में जाएगा तो ऐसे ऐसे करनी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि लाइट को ढूंढ रहा है, और जब वो अंधेरे से लाइट में जाता है तो आंखें ऐसे बंद करनी शुरू कर देगा। या आंखों की एक्टिविटी, वो पूरे शरीर की एक्टिविटी नहीं कर रहा, अब वो सिर्फ आंखों की एक्टिविटी करने लगेगा जैसे जैसे बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आंख की पुतली से संबंधित एक्टिविटीज हैं ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज में आई। ये क्या है? स्पेसिफिक एक्टिविटीज में आई। स्पेसिफिक एक्टिविटीज, समझ में आई ये बात? ठीक है गोयम? हाँ, जैसे आप हंस रहे हैं तो वो उस तरफ इशारा करेगा, देख करके समझेगा। कौन सी प्रॉब्लम करतेगा? हाँ, क्लियर है सोमा? नेक्स्ट है एक्टिविटीज रिलेटेड टू फुट मूवमेंट्स यानी पांव के तलवे से संबंधित सहज क्रियाएं। पांव के तलवे से संबंधित सहज क्रियाएं क्या है? आपने बच्चे के जो पांव का तलवा है यानी फीट है जो उसका, उस पर टच किया, वो एकदम ऐसे होता है, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, बेबिंस्की बोलते हैं, वैसे इसको बेबिंस्की बोलते हैं, मतलब स्पेसिफिक किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, स्पेसिफिक किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। चूषण संबंधी प्रक्रियाएं या फिर हम कहेंगे सक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चूसना या सकिंग कह सकते हो आप इसको। ये किससे रिलेटेड है? अब उसको पता है, आप उसके मुंह में बॉटल रखिए और वो आराम से सक करके उसको पी जाएगा। ये बेसिकली वो सिर्फ किससे रिलेटेड हुई एक्टिविटी? सिर्फ उसके माउथ से रिलेटेड हुई, पूरी बॉडी से रिलेटेड नहीं है ये एक्टिविटी। तो जनरल एक्टिविटीज भी कर सकता है और स्पेसिफिक भी धीरे धीरे वो सीख जाता है। ठीक है, जनरल एक्टिविटीज थी जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व थी, स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं जिसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। पहले वाला समझाने को कह रहा है कोई, आंख की पुतली से संबंधित सहज क्रिया यानी एक्टिविटीज रिलेटेड टू योर आई बॉल्स। अगर बच्चों को अंधेरे में लेके जाओगे तो आंखें उसकी अलग तरीके से काम करेंगी, धूप में लेके आओगे तो अलग तरीके से काम करेंगी, फड़फड़ाएंगी, या किसी को देख के हो सकता है वो ध्यान से देखे, एक जगह पे टिका पाए, अपनी एक्टिविटी कर पाए। ठीक है, ये बात क्लियर आपको हुई हो तो बता दीजिए, कहीं समस्या हो तो बता दीजिए, फटाफट से बताओ। कोई समस्या है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। वंदना वहां अब नहीं होगी कोई भी क्लास। इट वॉज गुड सिमरजीत। देखो तीसरा पॉइंट इसमें है एक्टिविटीज रिलेटेड टू सक्शन, यानी हम कह सकते हैं बच्चा दूध पिएगा तो सिर्फ मुंह का इस्तेमाल करेगा ना, पूरी बॉडी का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी हुई। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी हुई जब वो सिर्फ आंखों की एक्टिविटी करे, आंखों से रिलेटेड, या सिर्फ पैरों से रिलेटेड, या फिर सिर्फ सकिंग से रिलेटेड। उंगली पकड़ना स्पेसिफिक है। जनरली क्या होता है, जैसे मैं बता देती हूं आपको, बच्चे के अंदर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स होता है, यानी ग्रास्पिंग मतलब पकड़ना। बचपन में जब वो बहुत ही छोटा है, कुछ महीनों तक, 3 4 6 महीनों तक, आप उसके हाथ में उंगली देंगे वो तुरंत पकड़ लेगा। ठीक, लेकिन एक टाइम पे वो स्पेसिफिक ग्रास्पिंग करता है, जो वो पकड़ना चाहता है ऑटोमेटिकली नहीं, वॉलंटरी हो जाएगा। अगर वो चाहेगा तो पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक हो गई। जनरल क्या है, पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो। जी आयुष, बिल्कुल। तो वो एक्टिविटीज जिसमें बॉडी का कोई पर्टिकुलर हिस्सा इन्वॉल्व हो, स्पेसिफिक, जिसमें पूरी बॉडी, वो होगा जनरल। चलिए अभी आएंगे आगे और कुछ विशेषताओं की बात करूं इस अवस्था की। सिर्फ और सिर्फ यही अवस्था करने वाले हैं हम आज, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? बहुत बढ़िया पूजा कर रही है, 90% एस्पिरेंट्स आपकी वीडियो से पढ़ रहे हैं। सही है। अगर हम बात करें अन्य विशेषताओं की, तो अन्य विशेषताओं में और क्या आएगा? फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और न्यूरल कनेक्शंस। हम जानते हैं हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, है ना, करोड़ों न्यूरॉन्स कहेंगे हम। ठीक, बिल्कुल कविंद्र, आप नोट करते जाइए पढ़ते समय। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन यानी फास्टेस्ट भी कह सकते हो आप इसको, कि बच्चे का जो दिमाग का विकास है बहुत तेजी से हो रहा होता है, बहुत तेजी से बच्चे के दिमाग का विकास हो रहा होता है, यानी ब्रेन का, उसका जो मस्तिष्क है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, विकसित होता है। और न्यूरल कनेक्शंस भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहे होते हैं। न्यूरल कनेक्शन होते हैं हमारे ब्रेन में, होते हैं क्या, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है आपस में, वो फटते रहते हैं, वो तेजी से डेवलप हो रहा है। किस स्टेज में? इसी स्टेज में। ब्रीथ्स, सक्स, ये हमने पढ़ लिया है, सांस ले पाएगा, सकिंग, चूसना, निगलना, स्वेलो करना, और बॉडी वेस्ट जो है, सूसू पार्टी आप कह लीजिए, तो टॉयलेट वगैरह क्या है, डिस्चार्ज कर पाएगा, वेस्ट को डिस्चार्ज कर पाएगा बॉडी से। रिकॉग्नाइजेस एंड डिस्टिंग्विश मदर्स वॉइस फ्रॉम अदर्स, यानी जो माँ की आवाज है उसको वो पहचान लेगा, दूसरों की आवाज में और माँ की आवाज में अंतर करना शुरू कर देगा। बचपन से ही बच्चे में ज्यादा क्षमता होती है कि वो माँ की आवाज को जल्दी पहचाने, और 6 महीने 7 महीने तक आते आते वो बिल्कुल क्लियरली पहचान भी लेता है ना। तो इसको हम कहेंगे क्या, रिकॉग्नाइजेस एंड डिस्टिंग्विश, अंतर भी कर सकता है, पहचान भी सकता है माँ की अवस्था, माँ की आवाज को। इमिटेट सिंपल जेस्चर्स, यानी जो
नॉर्मल सिंपल साधारण से जेस्चर्स हैं, गतिविधियां हैं, उनका वो अनुकरण कर सकता है या दोहरा सकता है, इसलिए इसको इमिटेटिव भी आप कह सकते हो कि इस उम्र में वो दोहराने की अवस्था या नकल भी कर सकता है छोटी छोटी एक्टिविटीज का। प्रॉपर तो इसके बाद ही कर पाएगा वो, ठीक है। अभी से इंटरव्यू की चिंता मत करो, अभी पहले रिटर्न की चिंता करो। माउथ ओपनिंग, टंग प्रोट्रूजन, माउथ ओपनिंग मतलब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज को इमिटेट कर पाएगा कि जैसे मुंह खोलना, आपने कहा मुंह खोलेगा। टंग प्रोट्रूजन मतलब जीभ की एक्टिविटीज होती है कुछ कुछ, चाहे वो किसी को देख करके किसी ने जीभ निकाली तो वो भी निकाल सकता है, ये सारी चीजें वो कर पाएगा, ठीक है बात। अगर मैं बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, चलो फिर से समझ लो जिनको दिक्कत है। फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और न्यूरल कनेक्शंस, यानी जो ब्रेन है उसका तेजी से विकास होगा। न्यूरल कनेक्शन जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जो कनेक्शन है वो अच्छे से डेवलप होगा इस स्टेज में। इसके अलावा अगर हम बात करें, बिल्कुल अनु वैलिड होगा, ब्रीथ, सक्स, स्वेलोज एंड डिस्चार्ज बॉडीली वेस्ट, भाई सांस ले सकता है, खा सकता है या निगल सकता है और बॉडीली वेस्ट को डिस्चार्ज कर सकता है। रिकॉग्नाइजेज एंड डिस्टिंग्विश मदर्स वॉइस फ्रॉम अदर्स, जो माता की आवाज है दूसरों की आवाज से उसको क्या कर लेगा, अलग यानी आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है दूसरों की आवाज में अंतर और माता की आवाज में अंतर को। इमिटेट सिंपल जेस्चर्स, छोटे मोटे जो जेस्चर्स हैं उनको वो क्या कर लेगा, इमिटेट कर सकता है, अनुकरण कर सकता है उनका। जैसे मुंह खोलना हुआ, किसी को देखकर किसी ने मुंह खोला वो भी मुंह खोल सकता है ना। दूसरी चीज है टंग प्रूजन, जो जीभ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनका भी अनुकरण यानी इमिटेट कर सकता है, किसी ने जीभ निकाल के दिखाई वो भी निकाल के दिखाएगा, है ना। तो टेढ़ा मेढ़ा करना जीभ को, जितनी भी एक्टिविटीज है जीभ से रिलेटेड वो दूसरों की इमिटेट कर सकता है। अब इस काल को या इस स्टेज को, इन्फेंसी पीरियड को हम कई नामों से जानते हैं या इसकी कुछ और विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। इन्फेंसी पीरियड जन्म से 2 वर्ष, कई किताबों में 3 वर्ष, बट हम मान के चलेंगे 2 ईयर्स तक, ठीक। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कह रहे हैं उसको, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात वैसे कई बार चाइल्डहुड के बारे में भी कही जाती है, तो ये तो एक जनरल बात होगी जिसको हम मानना चाहें तो मान सकते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला, आधारशिला मतलब बिल्कुल नींव, एकदम नींव रखने की बात है कि अगर इस स्टेज में ठीक से डेवलप हुआ, ठीक से केयर की गई, ठीक से ध्यान रखा गया तो आगे भी वो क्या होगा, ठीक से डेवलप हो पाएगा, ठीक। सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था है, ये कह सकते हैं बेस बनाने की अवस्था है एक अच्छे जीवन के लिए, ठीक। दोहराने की अवस्था है यानी वो अनुकरण करेगा छोटी मोटी चीजों का। नाजुक यानी सेंसिटिव पीरियड है, कोई बच्चा बेड से गिर गया, चोट लग गई, ब्रेन में कोई इंजरी हो गई, है ना। आप देखते हैं बचपन में जो चोट लग जाती है वो क्या होती है, बेसिकली काफी ज्यादा बच्चे को अफेक्ट कर सकती हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। कई बार माँ बाप क्या है, 2-2 पिलोज लगा रहे हैं इधर और उधर के, नीचे ना गिर जाए किसी तरह से, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा, कोई बीमारी ना लग जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो दिमागी बुखार या कुछ भी जो उसको प्रॉब्लम दे जाए। तो बच्चा नाजुक अवस्था में है, बच्चा क्या है, नाजुक अवस्था में है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है ये। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक यानी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, भूख लगी तो रो दिए, है ना, उस पर कंट्रोल जैसा कुछ नहीं है, बेसिक इंस्टिंक्टिव स्टेज है ये, या बेसिक इंस्टिंक्ट्स की स्टेज है, स्टेज ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स, ठीक है बात। यश इस वीक मिलेंगे भाई, इतनी बात मेरे ख्याल में सभी को क्लियर है, ठीक। फिर है शारीरिक परिवर्तनों की बाहुल्यता, यानी जो फिजिकल चेंजेस हैं, रैपिड फिजिकल चेंजेस, ये कह सकते हैं रैपिड फिजिकल चेंजेस। जो शारीरिक परिवर्तन है वो बहुत तेजी से होते हैं, बहुत तेजी से। पता नहीं सरोजनी नोटिफिकेशन जाता नहीं है तो आप लोग 3 बजे तैयार रहा कीजिए। वैक्सीनेशन भी इसी स्टेज में होता है बहुत ज्यादातर, आकाश बिल्कुल सही बात है, ताकि आगे तक कुछ बीमारियों से बचा रहे बच्चा, ठीक है बात। इतनी बात क्लियर हुई हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ उनको। आगे चलते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट का सिंपल मतलब है बच्चों को भूख लगेगी तो वो रोएगा, जो भी हमारे इंस्टिंक्टिव नेचर है उस पर वो काम करेगा, उसको नकल करनी है तो वो नकल करेगा, है ना। तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स, चाहे भूख हो प्यास हो, जो बेसिक हमारे अंदर क्या है इंस्टिंक्ट्स हैं उन पे उसका फोकस है। मूल प्रवृत्ति जो है हमारी, जैसे मूल प्रवृत्ति क्या है, सोना, सो रहा है तो सोता ही रहेगा, है ना, सोना है तो सोता ही रहेगा। तो ये सारी चीज हमने पढ़ी। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, भावी जीवन की आधारशिला है, सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था है, दोहराने की अवस्था है, नाजुक अवस्था है, सेंसिटिव है। बेसिक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे रहेगा, चाहे वो रोना हो, खाना हो, सोना हो, है ना, चाहे वो टॉयलेट वगैरह जो डिस्चार्ज है बॉडी वेस्ट का, ये सारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, बाहुल्यता होती है शारीरिक परिवर्तनों की। अब हम बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास की, कि इन्फेंसी में मोटर डेवलपमेंट कैसे होगा, गतिक विकास, गति में जो परिवर्तन है, जो स्पीड आएगी, जो एक्यूरेसी आएगी, गतिक विकास कैसे होगा इन्फेंसी के अंदर। गतिक विकास क्या वो कल्पना, क्या इश्यूज हैं भाई। अगर हम बात करें तो मोटर डेवलपमेंट यानी गतिक विकास कैसे होगा, रिफ्लेक्सेस यानी अनैच्छिक क्रियाएं जिन पे हमारा अधिकार नहीं होता, अपने आप होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। बिल्ट इन रिस्पांस टू स्टिमुलाई, यानी कोई एक उद्दीपक यदि दिखेगा तो रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे। उद्दीपक क्या है, किसने गाल को टच किया ऐसे ऐसे करेगा, इसको रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, ऑटोमेटिक है। अगर कोई भी उद्दीपक, कोई भी स्टिमुलाई आएगा, अगर कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट है, कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट है, कोई भी उद्दीपक प्रेजेंट है, उसके ऑपोजिट में रिस्पॉन्स करेगा बच्चा, ठीक। फिर है रिफ्लेक्सेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मोटर डेवलपमेंट, यानी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो ऑटोमेटिकली करती है बॉडी बच्चे की, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उन्हीं से तो कल गति आएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक या कहें एकदम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आधारशिला है मोटर डेवलपमेंट की। कौन सी, अनैच्छिक या रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्सेस एक्ट एज अडैप्टिव मैकेनिज्म, रिफ्लेक्सेस से क्या होता है, बच्चा अडैप्ट करना सीख जाता है अपने एनवायरमेंट में, ये कह सकते हैं हम। स्टिमुलाई कोई कह रहा है व्हाट इज स्टिमुलाई, देखो स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस कह देते हैं कई लोग, आपके इसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपक, हिंदी में कहते हैं उद्दीपक। इसका सिंपल मतलब है
इसका सिंपल मतलब क्या है? बिल्कुल होगा संजय। इसका सिंपल मतलब है कि कोई भी एक ऐसी चीज आपके एनवायरमेंट में, आपके वातावरण में जो आपको बाधित कर दे, उसका रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया देने पे। मान लो कोई आपको गाली दे जाए, आपका रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो वो उद्दीपक हो गया, वो गाली जो है वो स्टिमुलस हो गई। आपको भूख लगी है, खाना क्या है? स्टिमुलस है। आपकी प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी, मुंह से लार आ जाएगी अगर खाना दिख गया तो, बहुत भूख में। ठीक है बात? तो अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सेस से क्या है, हम अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस है जैसे आपके दिल की धड़कन, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आंखों का पलकों का झपकना। बचपन में तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बच्चों को अगर आपने गाल पे हाथ लगाया वो ऐसे करेगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। धीरे धीरे वो कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, जैसे आपका हार्ट बीटिंग, आंखों का पलकों का झपकना, ये चीजें रह जाती हैं, या डाइजेशन जो आपका हो रहा है। ठीक है, नहीं ब्लॉक कोई नहीं है प्रिया। तो हम कह सकते हैं जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अडेप्टिव मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पाता है। ठीक है बात? तो उद्दीपक वो चीज है जो आपको कोई भी प्रतिक्रिया देने पे, रिस्पॉन्स देने पे मजबूर करे। तो कोई भी उद्दीपक क्या है, किसी ने गाल को टच किया, वो उद्दीपक बन गया। रिस्पॉन्स क्या है? बच्चे का ऐसे ऐसे करना। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? कफिंग फॉर एग्जांपल, क्या चीजें हैं? कफ, ब्लिंकिंग, यॉर्निंग, दवाइयां लेना, वो ऑटोमेटिक है, रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा, वो ऑटोमेटिक है। भाई जिनका नेटवर्क अच्छा नहीं है वो वीडियो बाद में देखा करो रिकॉर्डेड। नेटवर्क अगर अच्छा है तभी चल पाएगी वीडियो, फिर आप लोग कंप्लेन करते हो, या दोबारा बंद करके एक बार फिर से चला लिया करो। थर्ड पॉइंट फिर से बताएं, रिफ्लेक्सेस एक्ट एज अडेप्टिव मैकेनिज्म। भाई जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उसकी वजह से बच्चा अडेप्ट करना सीख पाता है, ये एक बेसिक बात है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या है? पलकों का झपकना, धीरे धीरे उसको पता लग जाएगा कहां झपकानी है कहां नहीं झपकानी है, तो अडेप्टेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अडेप्टेशन आ जाएगा इनके प्रति। अगर हम बात करें कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस की, तो कैसे वो अडेप्ट करता है एनवायरमेंट को, देखिएगा। अभी कोई पूछ रहा था ना अडेप्टिव कैसे है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे एक रिफ्लेक्स है मोरो, MORO, पहले ये देख लो इधर, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ मैं इसको, सिर्फ मोरो ही देख लो आप। ये क्या है? ये मोरो रिफ्लेक्स है। क्या है? मोरो। मोरो का मतलब क्या है? लाउड नॉइज से बच्चा एकदम डरेगा, रोएगा, पूरी बॉडी फटकेगा, ये है मोरो रिफ्लेक्स। क्या है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स है कि अगर लाउड नॉइज होगा, अगर यदि तेज आवाज होगी उसके आसपास, तो वो एकदम रोना शुरू कर देगा, हाथ पैर पटकना शुरू कर देगा, पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे करके, पूरा या तो ऐसे कर लेगा। बेसिकली उसकी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है, धीरे धीरे अडेप्ट करने लगेगा, और लाउड नॉइज के प्रति उसकी प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन रोएगा नहीं। अब गाने बज रहे हैं कहीं तेज, तो जरूरी नहीं है वो रोना शुरू कर देगा। आप छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं कहीं, बहुत तेज आवाज हो रही होती है, वो डर जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, शादियों में भी। उसका मतलब क्या है? मोरो रिफ्लेक्स होता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है कुछ महीनों में, और वो जो लाउड नॉइज के प्रति अडेप्ट कर लेगा बच्चा, अडेप्टिव बिहेवियर बन जाएगा, अडेप्ट कर लिया रिफ्लेक्सेस की वजह से। और अडेप्टिव बिहेवियर में क्या होगा? अब लाउड नॉइज को देख करके वो रिस्पॉन्ड तो करेगा। आपको एकदम से अचानक से कहीं से शोर आए तो आप रिस्पॉन्स तो दोगे, प्रतिक्रिया तो दोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि रोने लग जाओगे। ठीक है? तो ये बचपन में जो है वो मोरो रिफ्लेक्स जब तक काम करता है, तब तक वो एकदम से एक अजीब सी प्रतिक्रिया देगा, जिसको मोरो रिफ्लेक्स कह रहे हैं। पूरी बॉडी को ऐसे करके और रोना कह लीजिए आप। 6 से 7 महीने में ये चीज खत्म हो जाती है, और बच्चा फिर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा लाउड नॉइज को, लेकिन एकदम से पूरी बॉडी को ऐसे करके रोना शुरू नहीं करेगा, या ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा जो मोरो इसमें रिफ्लेक्स में होती है। ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बताओ फटाफट से। ठीक है आराधना, नहीं उससे पहले तो मुश्किल है भैया आराधना, लास्ट में होंगे वो जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टॉपिक है ना। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे याद आ गई, रखी हुई है बुक, आ गई अपनी एक, बाकी और भी बुक्स आएंगी, तो ये मार्केट में अवेलेबल है, या फ्लिपकार्ट से लेके हर जगह मिल जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको ना मिले, है ना। ये कुछ शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, 4000 MCQs हैं इसमें। जिसको लगता है उसकी तैयारी बहुत ज्यादा हो गई है, दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में जल्दी आ जाएगी अगले 10-15 दिन में, है ना। विद एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, प्रीवियस ईयर भी है, नए क्वेश्चंस भी हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। आप सभी को कांग्रेचुलेशंस मुझसे ज्यादा, है ना। किरण पब्लिकेशन के अंडर है, किरण पब्लिकेशन, चाहे अमेजॉन पे सर्च कीजिएगा, जैसे भी मन करे, है ना। बुक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, लो दिखा देती हूँ मैं, ऐसी सी दिखती है, शक्ल लगी हुई है मेरी। ठीक है, ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा वो रहता है कि प्रैक्टिस करें तो कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और भरपूर कीजिएगा। बहुत मोटी सी किताब है, 700 पेज हो गए हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी इसमें एडेड है ना। आप सभी को भी कांग्रेचुलेशंस। अभी और भी 3-4 बुक्स आएंगी, अभी और भी 3-4 बुक्स आएंगी, ये भी इंग्लिश मीडियम में आ जाएगी 10-15 दिन में, सभी के लिए। ये आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो जी। चलिए, बहुत बढ़िया, 4000 MCQs बाय हिमांशु सिंह, इससे सर्च कर सकते हो। तो ये एक बेसिक बात है। मोरो रिफ्लेक्स क्या है? लाउड नॉइज को देखकर या नॉइज को देख करके वो रोना या पूरी बॉडी की प्रतिक्रिया देगा, लेकिन 6-7 महीने के बाद मोरो रिफ्लेक्स चले जाता है। और मोरो रिफ्लेक्स जाने के बाद क्या है? 6 से 7 महीने के बाद बच्चे की सिर्फ रिस्पॉन्स रह जाता है लाउड नॉइज के प्रति। एकदम से ये रिफ्लेक्स नहीं बन जाता, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा वॉलंटरी। किस लाउड नॉइज को कितना रिस्पॉन्ड करना, हो सकता है कुछ नॉइजेस को वो एंजॉय भी करे, जैसे शादी में आप डीजे को करते हैं। फिर एक दूसरा आपका रिफ्लेक्स है, अनैच्छिक क्रिया है। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो कुछ तो ये जन्म के बाद डेवलप होते हैं और कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं, कुछ हमेशा के लिए रह जाते हैं। ठीक है, इन पे आपका कंट्रोल होता नहीं है। जैसे दूसरा एक रिफ्लेक्स है, दूसरी क्रिया है ग्रास्पिंग, यानी पकड़ने की। अब इसमें क्या है, एक मिनट रुको, मैं कमेंट देखने की कोशिश कर रही हूं। यार मैंने इतना टिपिकल पासवर्ड डाल दिया अपने लैपटॉप का कि अब ये मेरे से नहीं खुलता। बहुत बढ़िया। बुक अमाउंट कुछ 375 की पड़ेगी, वैसे तो इस पे लिखा हुआ तो 675 है। देखो, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स की यदि बात करें तो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है पकड़ने का रिफ्लेक्स। 3 से 4 महीने बाद ये खत्म हो जाता है। 3 से 4 महीने बाद ये वॉलेंटरी रिफ्लेक्स बन जाएगा, वॉलेंटरी ग्रास्पिंग बन जाएगा कि उसकी मर्जी है तो हाथ पकड़ेगा 3-4-5 महीने बाद, नहीं तो नहीं। लेकिन शुरुआत में जब वो 3-4-5 महीने का है, 3-4 महीने का है, तो हम कहेंगे हाथ दोगे आप, कुछ भी उसने आपने बच्चे के हाथ में रखा, वो ग्रास्प कर लेगा, पकड़ लेगा। जैसे बच्चे के हाथ में उंगली रखी हो, वो ऐसे पकड़ लेता है। ये क्या है? ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है। 3-4 महीने तक ऑटोमेटेड है, उसके बाद वॉलेंटरी है, उसकी इच्छा है, पकड़ना चाहेगा तो पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। ठीक है,
क्लियर बात हुई या नहीं? क्लियर बात हो गई या नहीं हो गई, ये बताओ। इतनी बात मेरे ख्याल में क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक चीज देखिए, एक होता है बेबिंस्की किरण पब्लिकेशन है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या है? बेबिंस्की रिफ्लेक्स है क्या? देखिए एक बार, भाई बेबिंस्की रिफ्लेक्स है कि आप बच्चे के यदि पैर को बिल्कुल बीचों बीच तलवे को टच करते हैं तो वो एकदम ऐसे खुल के फ्लावर की तरह खुल जाता है। मतलब आप अगर पैर को टच करेंगे उसके तो वो एकदम ऊपर जाएगा ऐसे। तो ये है बेबिंस्की रिस्पॉन्स या बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जो 8 से 12 महीने में खत्म हो जाता है। उसके बाद आज आपके पैर को यदि टच किया जाए तो आपकी उंगलियां यूं होती है, ना कि ऐसे खुलती हैं। ठीक है, सब जगह मिलेगी, सब जगह मिलेगी प्रियंका, बिल्कुल। क्लियर बात है या नहीं? ग्रास्पिंग तो सिंपल है यार, आपके हाथ में, बच्चे के हाथ में 3-4 महीने तक यदि कुछ भी रखोगे, उंगली दे दी वो ऐसे पकड़ लेगा। कोई कोई साड़ी आ गई मम्मी की, उसको ऐसे पकड़ लेगा, वो छोड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसका ग्रास्पिंग अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो ऑटोमेटिकली है। ठीक, बेबिंस्की है, पैर के बीच में आप ट्राई करते हो, टच करते हो एकदम तेज, और वो क्या है, ऐसे खुलेगा पैर। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वो 8 से 12 महीने में, यानी 1 साल बाद क्या होगा, पैर ऐसे होता है, ना कि ऐसे होने के। ये बेबिंस्की रिस्पॉन्स है। इसका दूसरा अगर हम बात करें रिफ्लेक्स की, तो दूसरा रिफ्लेक्स है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है भाई? रूटिंग रिफ्लेक्स होता है 3 से 6 महीने में, ये भी खत्म हो जाता है। ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है कब से कब तक खत्म हो जाते हैं, है ना? एक्सप्लेनेशन भी है क्वेश्चन की, बिल्कुल पूजा, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी है। अगर हम बात करें कब से कब तक खत्म होगा, तो 3 से 6 महीने में रूटिंग रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा। रूटिंग रिफ्लेक्स बहुत फेमस है, इसको हिंदी में भी रूटिंग ही कहेंगे। रूटिंग रिफ्लेक्स है, आपने बच्चे के गाल को टच किया, वो मुंह खोलेगा और ऐसे ऐसे करेगा, मुंह खोलेगा और ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है प्रिया, कर देंगे। क्लियर हो गई बात या नहीं? अभी हमने 4 चीजें पढ़ी, 4 रिफ्लेक्सेस पढ़े इन्फेंसी के अंदर। मैं फटाफट से रिवाइज करा देती हूं। एक है मोरो रिफ्लेक्स, जो लाउड नॉइस को लेकर के रिलेटेड है। अगर बहुत तेज आवाज आएगी, बच्चा ऐसे ऐसे हाथ करके और रोना शुरू कर देगा। ये है मोरो रिफ्लेक्स। 6-7 महीने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, सिर्फ रिस्पॉन्ड करेगा बच्चा लाउड नॉइस को, वो भी अपने तरीके से, जरूरी नहीं है रोए वो, या ऐसे पूरी बॉडी को ऐसे कर ले। ठीक, दूसरा होता है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। आप बच्चे के हाथ में कोई भी चीज देते हो, वो एकदम से ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है। ये भी 3-4 महीने बाद वॉलेंटरी ग्रास्पिंग बन जाता है, यानी उसकी इच्छा है, उसको पकड़ना है तो पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। ठीक, तो ये मोरो हुआ और ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स हुआ। अब तीसरा है बेबिंस्की। बेबिंस्की क्या है? ये फेमस रिफ्लेक्सेस हैं, होते तो बहुत सारे हैं। बेबिंस्की है, आपने उसको टच किया, आपने उसको टच किया, बेबिंस्की रिफ्लेक्स में आपने बच्चे के पैर को टच किया तो एकदम से ऐसे खुलेगा वो। 3-4 महीने के बाद ये भी, सॉरी 1 साल के बाद ये समाप्त होगा, 8 से 12 महीने के बाद ये समाप्त होगा। रूटिंग रिफ्लेक्स है, 3 से 6 महीने में खत्म होगा। बच्चे को आप गाल को टच करते हो, उसका मुंह खुलता है और वो ऐसे ऐसे करता है। ये है रूटिंग रिफ्लेक्स, 6 महीने के बाद ये भी नॉर्मल हो जाएगा। हमने पढ़े 4 रिफ्लेक्सेस, एक है मोरो, दूसरा है ग्रास्पिंग, तीसरा है बेबिंस्की, बेबिंस्की, लास्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। मोरो में लाउड नॉइस का डर था, ग्रास्पिंग में पकड़ना था, बेबिंस्की में पैर को अगर टच करोगे तो एकदम से ऐसे खुलेगा, और जो रूटिंग रिफ्लेक्स है उसमें गाल को टच करोगे तो मुंह खुलेगा बच्चा। ठीक है, बेबिंस्की मतलब पैर पे टच करोगे तो एकदम से खुलेगा पैर, जो है ऐसे करके। फिजिकल डेवलपमेंट, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे के शारीरिक विकास की। ये बात तो हमने समझ ली थी कि जो उसका मानसिक विकास है वो तो बहुत तेजी से हो ही रहा है, बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। फोर्थ में कुछ नहीं है, रूटिंग रिफ्लेक्स है, बच्चे के गाल को टच करोगे मुंह खोलेगा और ऐसे ऐसे करेगा, सिंपल है, 6 महीने में वो खत्म हो जाता है। बेसिक बात नहीं समझ पाते, कई बार तो ऐसा लगता है। फिजिकल डेवलपमेंट की यदि बात करें, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास क्या है भाई? इन्फेंसी में शारीरिक रूप से कैसे डेवलप होगा बच्चा? तो हम कह सकते हैं मसल एंड नर्वस सिस्टम गेट्स मैच्योर। जो उसकी मांसपेशियां हैं और जो नर्वस सिस्टम है, जो पूरा आपका दिमाग, पूरी बॉडी को हैंडल कर रहा है, आप सेंसेस भी कर पा रहे हैं, ये चीज दिमाग तक जा रही है ना? कोई पिन चुभ दे तो नर्वस सिस्टम पूरा काम करता है, और मसल्स यानी मांसपेशियां भी मैच्योर हो रही है, नर्वस सिस्टम भी परिपक्व हो रहा होता है, इस अवस्था में डेवलप हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड ट्राइज टू ग्रास्पिंग एंड रीचिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, सिटिंग, क्रॉलिंग एटसेट्रा। अब उसका नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, उसने देखा टेबल पे कुछ रखा हुआ है, वो या तो रगड़ता हुआ खुद को घिसता हुआ जाएगा, जिसको क्रॉलिंग कहते हैं, घिसट के चलना, या फिर वो उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्रॉल करके या बैठ करके, कैसे भी। तो मतलब उसकी मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम अब मजबूत हो रहा है, ये कह सकते हैं। सीटेट के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बुक हो जाएगी, सीटेट के लिए तो नहीं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी भी है, कंप्यूटर भी है, हैप्पीनेस करिकुलम से लेके और ऑलमोस्ट सब कुछ ऐड कर किया हुआ है। अभी तो नई बुक की खुशबू भी आ रही है इसमें। सेंसरी एबिलिटीज यानी सेंसेस से रिलेटेड एबिलिटीज की यदि हम बात करें, कह सकते हैं, केवीएस के लिए ले सकते हो, सुपर डेट के लिए ले सकते हो, डीट प्लस बी के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। सेंसरी एबिलिटीज की यदि हम बात करें तो कैन सी कलर्स यानी रंग देख सकता है बच्चा, क्या देख सकता है? रंग। बट आर अट्रैक्टेड टू कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न्स। कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न्स होते हैं ना, एक कलर है व्हाइट, दूसरा रेड, या इस तरीके का कोई पैटर्न है जो कंट्रास्ट में कलर का पैटर्न बना है, तो पैटर्न की तरफ उसका ध्यान जाता है, रंगों की तरफ उसका ध्यान जाता है, क्योंकि उसके सेंसेस पहचान पा रहे हैं अब, जैसे रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। रैपिड विजन डेवलपमेंट यानी जो उसकी आईसाइट है, जो आंखों की रोशनी है, जो विजन है, वो बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, बहुत क्लियरली वो देख करके समझ पाता है। फिर है रिस्पॉन्ड टू टच एंड कैन फील पेन। अगर आपने उसको टच किया सोते हुए, वो रिस्पॉन्ड कर पाएगा और पेन भी फील कर पाएगा यदि आप थोड़ा सा उसको तेज से हाथ दबाते हैं, कुछ भी, या कोई भी दर्द अगर उसको होता है। स्मेल एंड टेस्ट कैपेसिटीज आर प्रेजेंट। भाई सूंघना और टेस्ट करने की जो कैपेसिटीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कैन हियर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म के जस्ट तुरंत बाद से ही लगभग बच्चा सुनना शुरू कर देता है, तो सेंस जो है सुनने का वो जन्म के बाद से ही एक्टिव है, हम ये कह सकते हैं। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे का, सामाजिक सामवेगिक विकास कैसे होगा इस अवस्था में, ये बात हो रही है। देखिए, सोशियो इमोशनल मतलब समाज से जुड़े, सामाजिक सामवेगिक विकास कैसे होगा इस अवस्था में, बताइए एक बार। 1 मिनट रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं है, सैटरडे को भी कोई क्लास नहीं है, फ्राइडे तक ही चलेगा बैच, छुट्टियां होती हैं और नॉर्मल है।
पढ़ो, सिलेबस हो जाएगा। देखिए, हाँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है साक्षी, चैप्टर वाइज है। मोरो रिफ्लेक्स है लाउड नॉइज के प्रति एकदम पूरी बॉडी से और रो करके वो रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज मोरो रिफ्लेक्स। हाँ, ये सब इन्फेंसी में हो रहा है, ये सब इन्फेंसी में हो रहा है। ईमेल आईडी himanshi.edu10@gmail.com। इन्फेंट स्टार्ट्स प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस, यानी सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक और सांवेगिक यानी समाज के प्रति और इमोशंस के प्रति जो डेवलपमेंट है उसका सिंपल शुरुआत है कि जो फैमिलियर फेसेस हैं, जो परिचित चेहरे हैं उसके आसपास, चाहे वो उसकी दादी का हो, उसकी नानी का हो, उसकी मम्मी का हो, उनको वो पहचानने लगेगा। ये क्या सामाजिक विकास हो रहा है बच्चे का। सेंसरी एबिलिटीज होती है, उसकी सेंसेस पे उसकी पकड़ आने लग गई। ठीक, हिंदी में ही है डॉली अभी तो इन्फेंट स्टार्ट्स प्रेफरिंग फैमिलियर फेसेस यानी परिचित चेहरों को पहचानना वो शुरू कर देता है जो उसके आसपास उसको दिखाई देते हैं, चाहे उसकी दादी हो, भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, यानी सामाजिक विकास जो रोज उसको दिख रहे हैं उनको वो पहचानने लगेगा। फिर है रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग एंड गर्गलिंग। जो पेरेंट्स की प्रेजेंस है, मतलब उसको इमोशनली अटैचमेंट किससे है, सबसे ज्यादा पेरेंट्स से है, सबसे ज्यादा ख्याल वो रख रहे हैं, सबसे ज्यादा पास में वो रह रहे हैं उसके। तो जो पेरेंट्स की आवाज, जैसे पेरेंट्स आते हैं ना आसपास, पेरेंट्स जैसे ही आसपास आते हैं तो वो क्या करता है, कूइंग, मतलब कुछ भी आवाजें निकालना, या इस तरीके कुछ भी, कोई भी आवाज निकाल के कूइंग करके, कूकना जिसको कहते हैं, और गर्गलिंग, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी आवाजें कां पां कर रहा है, वो कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब वो दिखाना चाहेगा कि भाई इमोशनली मैं कनेक्टेड हूं तुमसे। स्टार्ट शोइंग प्रेफरेंस फॉर मदर्स कंपनी, माँ की कंपनी के लिए, माँ की संगति के लिए वो प्रेफरेंस दिखाने लगता है कि माँ के पास ज्यादा रहना है, और रोता है जब मम्मी से अलग होता है। बिल्कुल मिल जाएगी रिमझिम। आगे बढ़ेंगे। अटैचमेंट दैट इज इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट्स एंड केयर गिवर्स एस्टैब्लिश, यानी अटैचमेंट, लगाव कह लीजिए आप, जुड़ाव कह लीजिए, एक सामूहिक बॉन्ड, एक कनेक्शन कह लीजिए, किस किसके बीच में, इन्फेंट्स के और केयर गिवर्स के। इन्फेंट्स और केयर गिवर्स यानी जो छोटा बच्चा है जन्म से 2 साल का, और जो उसके केयर गिवर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या जो भी उसका ध्यान रख रहे हैं, चाहे वो कोई आया ही क्यों ना हो, उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड, एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है। वो उसको देख के हंसता है, उसके साथ रहना चाहता है, जो भी केयर गिवर हो उसका। ठीक है आरती। शोज डिस्ट्रेस ऑन सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से स्पेशली माता से अलग होने पे वो डिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस दिखाएगा, तनाव महसूस करेगा। इसी से रिलेटेड एक चीज है सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी, ठीक, सेपरेशन एंजाइटी क्या है? सेपरेशन एंजाइटी है बच्चा एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा सीटेट में, यदि आपने सीटेट पास कर लिया है तो, कि एक बच्चे की जो दादी है वो उसको उसकी मां से लेना चाहती है और बच्चा रोता है। दैट मींस बच्चा अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता, सेपरेट नहीं होना चाहता, अलग नहीं होना चाहता पेरेंट्स से या मां से। इसको सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं, और ये 7 महीने तक बहुत ज्यादा रहती है, फिर कुछ 3 साल के आसपास जाकर के ये खत्म होती है, अगर देखें तो, या कम हो जाती है। शोज जेस्चर्स लाइक हगिंग एंड स्माइलिंग, यानी वो हक करेगा पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को स्माइल पास करेगा, यदि जानता होगा, परिचित लोग होंगे तो। ठीक है बात। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आज हमने की हैं। इतनी ही बात है, जिसका जहां डाउट रह गया हो तो प्लीज कृपा करके पूछ लीजिए। बाकी मैं एक बार रिवाइज कराने का प्रयास कर देती हूँ, क्योंकि रिवाइज पूरा कराना तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो फिर आप बैठ करके जो आपने नोट्स बनाए होंगे, या ये पीपीटी पीडीएफ में शेयर कर दूंगी ये वाली, तो उससे रिवाइज कर लीजिएगा। इन्फेंसी पीरियड में हमने बात की कब से कब तक, कब से कब तक। इन्फेंसी पीरियड यानी शैशवावस्था, इस अवस्था के बच्चे को नवजात शिशु यानी नियोनेट कहा जाता है। रेडिकल चेंज की बहुत तेजी से अडेप्ट करना होता है उसको अपने आसपास के एनवायरमेंट में। करा दें यार नोट्स प्रोवाइड, रोने क्यों लग जाते हो, है ना? ऐसा थोड़ी है, जब नोट्स बन आप ही के लिए रहे, मैं तो पढ़ूंगी नहीं उन्हें, मैं तो अपनी पीपीटी अलग बनाती ही हूँ। ठीक, जन्म से 2 वर्ष तक 7 से 8 पॉइंट यानी 3 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक के बीच में उसका वेट रहता है। 19 से 20 इंचेस तक की उसकी हाइट रहती है। बहुत तेजी से एडजस्टमेंट करता है, बहुत सेंसिटिव पीरियड है, चोट वगैरह भी लगने का खतरा है। जो पूरा शरीर है उसका 1/4 25% उसका सर होता है। जैसे ही वो अडल्ट बनता है तो 1/7 रह जाता है जो उसका सर है ना? और अगर हम बात करें तो सांस लेना, सकिंग, ये सब चीजें वो सीख जाता है। लगभग 80% ऑफ टाइम जो है 24 घंटे में से 80% वो सोता ही रहता है ना? फिर पर्चुनेट पीरियड, यानी इसको पर्चुनेट पीरियड उसको कहते हैं जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड को काट के अलग नहीं कर दिया जाता बच्चे से माँ को। और न्यूनेट पीरियड कहेंगे जब से वो अलग हुआ है उसके 14 दिन तक के बाद तक। बुक सब जगह मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे, लगभग देश के हर शहर में। फिर जनरल एक्टिविटीज और स्पेसिफिक एक्टिविटीज। जनरल एक्टिविटीज वो जिसमें पूरी बॉडी उसकी इन्वॉल्व हो। स्पेसिफिक एक्टिविटी वो जो सिर्फ आंखों से या हाथों से या किसी एक बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये बातें हम कर चुके हैं। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, चाहे वो आंखों की पुतली किसी को देखेगा अंधेरे से, धूप में ले जाओगे, धूप से अंधेरे में ले जाओगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। इंग्लिश में आ जाएगी 13-14 दिन में बुक। बहुत तेजी से उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, न्यूरल कनेक्शंस है न्यूरॉन्स का, जिससे उसका ब्रेन डेवलप हो पाएगा प्रॉपर, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। सांस लेना, सक करना, स्वेलो करना,
माता की आवाज में और बाकी लोगों की आवाज में डिफरेंस करना भी वो सीख जाएगा। छोटे मोटे जेस्चर्स को क्या कर लेगा, इमिटेट कर लेगा। इंपॉर्टेंट काल है, नींव रखी जाती है, चीजों को दोहराएगा। नाजुक अवस्था है, बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम करेगा। मोटर डेवलपमेंट की यदि बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शंस पे वो फोकस करता है ना। रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे, चाहे वो मोरो रिफ्लेक्स हो, लाउड नॉइस को देख के डरना, ग्रास्पिंग हो, पकड़ना किसी चीज को 3 से 6 महीने में ये खत्म। बैलेंस की है जो 1 साल में खत्म होगा, पैर को टच करोगे तो ऐसे खोलेगा। रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, बच्चे को टच किया मुंह खोलेगा, ये कितने 3 से 6 महीने में ये भी खत्म हो जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट में वो जो सिस्टम्स हैं उसकी मांसपेशियां और जो बाकी सिस्टम है नर्वस सिस्टम वो बेहतर हो रहे होते हैं। चीजों को पकड़ना, धीरे धीरे घिसट के चलना, ये सारी चीजें कर पाएगा। सेंसेस की अगर हम बात करें, आंखों की, कानों की, इन सब की अच्छी उसके अंदर सेंस डेवलप हो रही होती है। टच, फील, ये सब अच्छा डेवलप हो रहा होता है। सोशल इमोशनल की यदि हम बात करें तो अब वो फैमिलियर चेहरों को देखकर के मुस्कुराएगा, उनसे बात भी करना चाहेगा। बिल्डिंग ब्लॉक होता है मतलब एक आधारशिला देना, ठीक। पेरेंट्स को रिस्पॉन्ड करेगा, मदर की कंपनी में रहना चाहेगा, सेपरेशन एंग्जाइटी यानी वो सेपरेट नहीं होना चाहेगा मदर से। ये बेसिक बेसिक बात है, इमोशनल अटैचमेंट आ जाएगी। ये सब हमने पढ़ा है, जिसको हमने रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है बात, अब कल मिलेंगे 3 बजे और 3 बजे हम फिर से पढ़ाई करेंगे। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, वो सब बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक के अंदर। अभी हम चलेंगे कल अर्ली चाइल्डहुड पे, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड को और लेटर चाइल्डहुड को कवर करेंगे, ठीक है बात। चलिए बहुत बढ़िया, हिंदी में ही है अभी बुक, इंग्लिश में बाद में आएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ना। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।